हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार लाइट कोचिंग सेंटर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्टार लाइट कोचिंग सेंटर में स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम आपको क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी यूपी बोर्ड की प्यारे बच्चों पढ़ा रहे हैं, जिसमें कि हम आपको आज तीसरा लेक्चर देंगे और फर्स्ट और सेकंड लेक्चर दे चुके हैं। प्यारे बच्चों, आप जाइए पहले उसको देखिए, फिर इसके बाद इस लेक्चर को देखिएगा, ठीक है। और हम आपसे वादा कर रहे हैं, आपको मैथमेटिक्स में जीरो से हीरो बनाएंगे प्यारे बच्चों, ओके। और क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, मीन्स इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे किसी भी हम क्लास को अपलोड करें सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे प्यारे बच्चों के। और विश्वास रखिएगा प्यारे बच्चों, टॉपर है, आपको टॉपर बनाएंगे, ओके। तो ये चलिए प्यारे बच्चों, देरी ना करते हुए हम क्या करने जा रहे हैं, हम आपको लेक्चर नंबर 3 क्लास देने जा रहे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के जहां तक होगा वहां तक करेंगे, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, और वीडियो और शुरू से अंत तक देखिएगा, ठीक है। कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, केवल देखने से काम नहीं चलेगा। मैथमेटिक्स जितना आप लिखोगे, जितना सवाल सॉल्व करोगे, उतना मैथमेटिक्स आएगी, ठीक है। ये हमारा रामबाण इलाज इसका होता है कि भैया जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तुमको मैथ आएगी, ठीक है। तो चलिए देरी न करते हुए हम आपको आज प्रश्नावली 1.1 वास्तविक संख्या रियल नंबर्स के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 2 बताने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। तो स्क्रीन पर क्वेश्चन को देखिए, ओके। देखिए निर्देश क्या कह रहा है क्वेश्चन को। क्वेश्चन का निर्देश कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करिए। भैया कह रहा है कि नीचे पूर्णांक दिए हुए हैं, उनका युग्म दिया हुआ है, मतलब जोड़ा मतलब पेयर दिया हुआ है, उसके एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करिए। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के सबसे पहले पता होना चाहिए एचसीएफ कैसे निकालते भैया, और एचसीएफ कैसे निकालते हैं और एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं और एलसीएम कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसके बाद बंद कर दो दरवाजा। इसके बाद क्या एचसीएफ और एलसीएम हमें ज्ञात करना, फिर तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। और ये जांच करके हमें बताना है कि भैया कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। सही बात है कि नहीं, ये फार्मूला भी एक था, हम बचपन में पढ़े थे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। तो सबसे पहले तो हमें कोई भी दो जो पूर्णांक दिए हुए हैं उनके एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे, फिर हमें सिद्ध करेंगे कि दो संख्याएं जो दी हुई है उनका गुणनफल जो होता है उनके एचसीएफ और एलसीएम के क्या होता है, बराबर होता है। ये हमें सिद्ध करना है, ओके प्यारे बच्चों, ये मेन निर्देश है। तो सबसे पहले हम समझेंगे एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम के बारे में, एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। एचसीएफ का मतलब होता है भैया महत्तम समापवर्तक, जिसे मासापा कहते हैं, मीन्स कह सकते हैं हाईएस्ट कॉमन क्या होता है, फैक्टर होता है। और एलसीएम का मतलब क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, जिसे लघुत्तम समापवर्तक या फिर लासा कहते हैं, ओके। तो समझिएगा एचसीएफ कैसे निकालेंगे। यदि किसी संख्या का हमें एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ भैया जो होता है, एचसीएफ जो होता है उसमें क्या करते हैं, इसकी न्यूनतम घात लेते हैं। जो भी फैक्टर आएंगे उनकी क्या लेंगे, न्यूनतम घात लेंगे, ओके। पहली शर्त तो ये होगी। और जो हमारा एलसीएम होगा ना, एलसीएम में क्या करते हैं, अधिकतम घात लेंगे। क्या लेंगे भैया, अधिकतम घात लेंगे, ओके। क्या लेंगे भैया, अधिकतम घात लेंगे। दूसरी बात ये होती है कि इसमें सभी अभाज्य गुणन इसमें क्या होंगे, इसमें क्या न्यूनतम घात तो लेंगे, किसकी न्यूनतम घात लेंगे, जो गुणनखंड सभी में हो। क्या होंगे भैया, जो गुणनखंड सभी में हो, सभी में हो, जो गुणनखंड क्या हो, सभी में हो, ओके। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये एचसीएफ कंडीशन हो जाएगा। और एलसीएम में क्या होगा, सभी अभाज्य गुणनखंड लेंगे। इसमें क्या लेंगे, सभी अभाज्य गुणनखंड लेंगे, गुणनखंड। इसमें क्या करें, सभी अभाज्य गुणनखंड लेंगे, सभी अभाज्य गुणनखंड लेंगे, ओके। दिख रहा मिश्रा जी। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों क्या होगा, एचसीएफ और क्या होता है, एलसीएम होता है। एचसीएफ का मतलब होता है न्यूनतम घात, किसकी न्यूनतम घात लेंगे, जो गुणनखंड सभी में होंगे, ओके। एलसीएम में क्या करेंगे, अधिकतम घात लेंगे। अधिकतम घात किसकी लेंगे, सभी अभाज्य गुणनखंड, मतलब कि सभी अभाज्य गुणनखंड जो होंगे उनकी हम क्या लेंगे, अधिकतम घात लेंगे, ओके। तो चलिए बारी बारी से हम क्या करेंगे, सवाल को सॉल्व करेंगे। और एचसीएफ का मतलब कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं हम ये आपको बता दें क्लास 10 के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये नहीं कि आप क्या करेंगे, आप 6, 7, 8 मेथड लगाएंगे, उसे भी लगा सकते, उसमें भी सही है। लेकिन मेन ये जो तरीका हम बता रहे हैं, इसमें कभी भी आपसे त्रुटि नहीं होगी, कोई भी गलती आपकी, कोई भी मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्या कह रहा है भैया, 26 और 91। क्या कह रहा है, 26 और 91 का कह रहा है, इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। मतलब पहला पड़ाव जो होगा हमारा वो है कि भैया 96 और 96
26 और 91 का HCF और LCM निकालिए। ठीक है, पहला जो हमारा क्वेश्चन होगा, पहले का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा, उसमें क्या कह रहा है, जो हमारा युग्म दिया हुआ है वो 26 दिया है और भैया क्या दिया है, 26 और 91 दिया हुआ है। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए, चूंकि अभी हम कहो मेट भी दें, चूंकि जगह अगर कम पड़ेगी तो इसे रेज कर देंगे। ठीक है, तो समझिए 26 और 91 का कह रहा है HCF और LCM ज्ञात कीजिए और यह सिद्ध कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो HCF इंटू LCM के बराबर होता है। ओके, तो चलिए भाई, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 26 के फैक्टर करेंगे। ओके, 26 के क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो 26 के फैक्टर क्या होंगे, हमने आपको बताया कि भैया जब अभाज्य गुणनखंड तभी कर पाएंगे जब आपको विभाज्यता का नियम पता होगा। सर विभाज्यता का नियम का हमें तो पता नहीं, हम कैसे क्या अभी से काटे वोटे। भैया जाकर पहला लेक्चर हमारा देखिए, पहली क्लास देखिए, उसमें हमने आपको बहुत अच्छी तरह से विभाज्यता का नियम, नहीं विभाज्यता का नियम दूसरा लेक्चर में बताएं। ठीक है, दूसरे लेक्चर में हम विभाज्यता का नियम डिविजिबिलिटी 2 से 3 से 5 से और इसके बाद किसी भी अभाज्य संख्या से आराम से कर सकते हैं। ठीक है, हम अच्छी तरह से आप एक्सप्लेन किए हैं उसमें। तो बताइए, 2 से डिविजिबिलिटी बताए थे। ओके, मतलब 2 से विभाज्यता बताए थे कि यदि किसी संख्या की इकाई के अंक में 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी एक अंक आपको दिख जाए तो संख्या 2 से कटेगी। बताइए, 0, 2, 4, 6, 8 में से एक अंक हमारा दिख रहा है, 6 दिख रहा है सर, अर्थात 6 है तो 2 से कटेगा। तो 1 का 2, 2 3 6, 13 हमारी अभाज्य संख्या होती भैया, 13 13 से कटेगा, 1 का 1 कर देंगे। ओके, फिर इसके बाद 91 को इसी प्रकार काटेंगे। अब बताओ ये 2 से कटेगी क्या, नहीं कटेगी सर, ना तो इसकी इकाई के अंक में 0, ना 2, ना 4, ना 6, ना 8 कुछ नहीं आया, अर्थात 2 से नहीं कटेगी। 3 से चेक करेंगे। डिविजिबिलिटी बाय 3 मतलब 3 से विभाज्यता हमने आपको बताया था। क्या बताया था भैया, कि बताया था कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से कर दो तो वह संख्या 3 से कटेगी। अब बताओ ये संख्या 91 है, इसके अंकों का योग करो, 9 1 कितना हो रहा, 10। अगर इसका योग 10 अगर इसका योग जो है 3 से करता तो ये संख्या भी 3 से कटेगी। बताओ 9 1 10 क्या 3 से कटेगा, क्या नहीं कटेगा। अर्थात क्या कहेंगे भैया, ये हमारी संख्या 3 से नहीं कटेगी। फिर इसके बाद क्या चेक करेंगे, 5 से। यदि किसी संख्या की इकाई के अंक में 0 या 5 है तो संख्या 5 से कटेगी, 5 से भी नहीं कटेगी। अब भैया क्या करेंगे, अभ्यास संख्या से चेक करेंगे तो संख्या कटेगी 7 से। किससे कटेगी, 7 से। 7 एक अन्नम 7 हो जाएगा, 2 से दे देगा, 17 की 21 हो जाएगा। फिर 13 एक अन्नम 13 हो जाएगा, क्योंकि 13 अभाज्य संख्या, 1 एक अन्नम 1 हो जाएगा। ये हमने क्या किया, इसका अभाज्य गुणनखंड कर दिए। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद इसका HCF और LCM ज्ञात करना है। तो हम क्या लिखेंगे, इसका HCF निकालेंगे, HCF और LCM। नाउ HCF निकालेंगे भैया, तो HCF निकालेंगे और क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे। तो HCF निकालना है ना। तो सबसे पहले तो ये बताइए, सबसे पहले हमारी संख्या क्या है, 26 है, और इसके बाद हमारी एक संख्या क्या है, 91 है। तो इनके गुणनखंड क्या क्या है, 1 2 13 इंटू क्या हुआ, 1 आया। इसमें क्या 7 इंटू 13 इंटू क्या भैया आया, 1 आया। ओके, अब इसमें हम क्या निकालेंगे, ये अभाज्य गुणनखंड इसके हो गए। अब इसके HCF निकालेंगे। तो HCF क्या होगा और हमारा क्या होगा, LCM क्या होगा। ओके, HCF का मतलब क्या होता है, देखिए जो गुणनखंड सभी में हो। अब बताओ इसमें सभी को होने का मतलब जो भी हमारी दो संख्या, जिन संख्याओं के विषय में हम बात कर रहे हैं उनमें देखेंगे उनके फैक्टर में जो गुणनखंड सभी में हो। बताइए इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 7 है, इसमें 7 नहीं, अर्थात ये तो काम गड़बड़ हो गया। इसमें 13 है प्यारे बच्चों और इसमें भी 13 है, जो गुणनखंड सभी में हो, अर्थात ये 26 में भी 13 है, 91 भी 13 अभाज्य गुणनखंड दिया हुआ है, मतलब कि ये हमारा क्या होगा, HCF तो होगा। 1 1 ये भी हमारा HCF होगा, लेकिन कंडीशन ये है कि जो गुणनखंड सभी में हो लेकिन क्या हो, उसकी न्यूनतम घात लेंगे भैया। क्या लेंगे, न्यूनतम घात। इसमें तो मान लो इसकी भी एक घात है, इसकी भी घात 1 है, और इसकी भी घात 1, इसकी भी घात 1 है, मतलब न्यूनतम घात इसकी क्या है, 1 ही है। अर्थात क्या, तो न्यूनतम घात वाला लेंगे, मतलब कि अगर इसकी घात मान लो 1 है, इसकी घात 1 है, तो इसमें इसके वाले 13 लिख लेंगे। इसकी 1 है तो इसमें क्या लिख लेंगे, 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1 लिख लेंगे। अगर मान लो इसकी घात 2 होती, इसकी 1 होती, ओके, तो हम क्या करते, HCF जब लिखते भैया 13 इसमें भी 13 इसमें भी था, जो गुणनखंड सभी में हो 13 इसमें भी 13 इसमें भी है, लेकिन न्यूनतम घात लेंगे, अर्थात इसकी 13 घात 1, 13 घात 2 में कौन सी संख्या लेते, 13 घात 1 वाला, अर्थात 13 लेते। बात समझ में आ रही है, और ये 13 घात 2 वाला ना लेते। बात समझ में आई कि नहीं भैया। तो यहाँ पर 13 सिर्फ दिया था, घात 1 1 है, केवल 1 ले लेंगे इसमें से 13 और इसमें से 1 ले लेंगे। ओके, तो बताओ इसके HCF जो निकल के आया हमारा कितना निकल गया, 13 का 13। LCM में क्या होता, सभी अभाज्य गुणनखंड लेंगे, सभी अभाज्य गुणनखंड। देखिए भैया सभी अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये है कि इसमें क्या है, 2 भी है 7 भी है ना, तो 2 ले लेंगे, गुणे 7 भी ले लेंगे। आप सुनो, इसके बाद सभी अभाज्य गुणनखंड लेंगे, 13 भी लेंगे, 13 भी क्या 13 2 बार लिखोगे, नहीं लिखेंगे, 13 2 बार नहीं लिखेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, मतलब सभी अभाज्य गुणनखंड तो लेंगे, जिसकी रिपीटिशन उसको क्या करेंगे सर,
उसको हम ये करेंगे भैया, इसमें से निपटाएंगे ये कंसेप्ट से, अधिकतम घात उसकी लेंगे। क्या लेंगे? अधिकतम घात। बताओ। ओके, 13 13 सेम संख्या हो गई, तो बताइए, तो इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है, तो अधिकतम घात कितनी है? 13 ही, तो एक क्या ले लेंगे? एक केवल 13 ले लेंगे। आप बताइए, इसमें 1 है, इसमें 1 है, तो क्या ले लेंगे? 1 लेंगे। तो इनका आपस में मल्टीप्लाई करवाइए, 2 सत्ते कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 13 एक अन्नम 13 हो जाएगा। अब बताओ, 13 चौके 52 की कितना हो जाएगा? 2। ओके, फिर 13 चौके 52 की 2, फिर 13 एक अन्नम 13, 13 अब 5 कितना हो जाएगा? 13 5 18 हो जाएगा, अर्थात 100 कितना हो गया? 82। ये हमारा क्या आ जाएगा? एलसीएम। एलसीएम बराबर कितना आ गया? एलसीएम जो इसका है भैया 182 आया, और एचसीएफ जो हमारा निकल के आया, एचसीएफ हमारा कितना निकल के आया? 13 निकल के आया। ओके प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार से हमने क्या किया, ये 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिए। जब हमारा एचसीएफ और एलसीएम निकल कर आ गया, अब इसके बाद हमें क्या निकालना है? इसको हमें सिद्ध करना है कि दो संख्याएं का जो गुणनफल है इसके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसके लिए हम करेंगे भैया, समझिएगा, इसके लिए हम क्या करेंगे? लिखेंगे नाउ दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, नाउ क्या लिखोगे? नाउ दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, या अब लिखा करो या नाउ लिखा करो, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल अर्थात दो संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे, तो गुणनफल कैसे निकलेगा समझिएगा। दो संख्याएं कौन कौन सी हैं? एक संख्या हमारी 26, दूसरा क्या है? 91। तो 26 गुणते क्या करेंगे? 91 करेंगे, इनका आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे। बताओ, 91 में यदि हम 26 का गुणा कराएंगे, 6 का अन्नम 6, 6 नहीं है, कितना हो जाएगा? 54। 2 एक अन्नम 2 2 9 18 हो जाएगा भैया। 6 आ जाएगा, 4 2 6 8 5 13 3 1 1 2 23 66 आ गया। कितना आया? 23 आ गया, और कितना आ गया? 66 आ गया। इसका गुणनफल कितना है? 23 66। ओके, 6 का अन्नम 6, 6 नहीं है, 54 हो गया। फिर 2 एक अन्नम 2 2 9 18 हो गया। 6 4 2 6 8 8 5 13 3 1 1 2, मतलब 23 66 आया। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 23 66। अगर हमारे एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल भी इतना आ जाएगा, तो हम कह देंगे कि भैया दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है। सही बात है कि नहीं? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? नाउ क्या लिखेंगे? एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? एचसीएफ कितना निकल के आया? 13 निकल के आया भैया। 13 एलसीएम कितना है? एलसीएम 182 निकल के आया। अब 182 में क्या कराएंगे? 13 का मल्टीप्लाई करवाएंगे। बताओ, 13 दूनी 26 की 6 हो जाएगा। ओके, 13 दूनी 26 की 6, 13 8 104, 104 2 106 हो जाएगा। हासिल कितना है भैया? हासिल कितना आ गया? 10 आ गया। कितना आया? 10 आया। ओके, 13 एक अन्नम 13, 10 कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 23। तो देखिए कि एचसीएफ इंटू एलसीएम का गुणनफल जो है 23 66 आया है। दो संख्याओं का गुणनफल भी हमारा कितना आया है? 23 66 आया है। अर्थात इसमें हम क्या कह सकते हैं? इसमें हम ये कह सकते हैं, अब हम पूर्ण रूप से ये कह सकते हैं भैया कि इसमें यही कह रहा था, सिद्ध कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। बताओ, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर इतना है, और यदि एचसीएफ इंटू एलसीएम गुणनफल देखा इतना आ गया, अर्थात अब हम कहेंगे कि नहीं, अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होगा? एचसीएफ इंटू एलसीएम होगा। लिखोगे, अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? एचसीएफ इंटू क्या होता है भैया? एलसीएम होता है। क्या होता है? एलसीएम। ये हमारा क्या हो जाएगा? हेंस प्रूफ हो जाएगा प्यारे बच्चों। यही हमसे क्या करवा रहा था? सिद्ध करवा रहा था। तो आई होप, मैं आशा करता हूं प्यारे बच्चों आपको ये क्वेश्चन जो अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा, कोई भी प्रॉब्लम ना हुई होगी, क्योंकि हम ऐसा कुछ भी पॉइंट छोड़ते ही नहीं जिससे आपको समझ में ना आए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट करिए, और हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, अगर कम समझ में आया दोबारा फिर देख लीजिएगा, 100% समझ में आ जाएगा। यदि फिर भी नहीं आया है तो उसी मॉडल का ये नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने जा तो रहे हैं, 100% समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए, आई होप, मैं आशा करता हूं प्यारे बच्चों आप इसको लिख लिए होंगे। तो चलिए अब हम क्या करेंगे? इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सभी लोग स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या स्क्रीन पर देखिए बच्चों। इसका क्या करेंगे? अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। क्या देखेंगे? दूसरा नंबर। ओके, दूसरा नंबर क्या दिया है? देखिए, दूसरा नंबर इसमें कह रहा है 510 और 92 का कह रहा है। 510 और 92। ओके, 510 और 92, 510 और 92। ठीक है, इसका हमें क्या करना है? एचसीएफ और एलसीएम निकालना, फिर हमें सिद्ध करके बताना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? 510 के फैक्टर करेंगे, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। 2 दूनी 4,
दो पंचे 10, दो पंचे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। दो एक अन्नम, दो से अब कटेगा नहीं, किससे 5 5 10, 10 2 12 अर्थात 3 से कटेगा। तो 3 अठे 24, 3 पचे कितना हो जाएगा 15, 8 5 13 कटेगा नहीं, 5 से काटेंगे तो 5 एक अन्नम कितना हो जाएगा 5। अब फिर भैया कितना बचा 3 5 7 35 हो जाएगा। 17 एक अन्नम 17, एक अन्नम कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। इसके बाद कितना आता है 92 आता है। 92 का देखेंगे तो 2 चौके 8, 2 छंग क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ओके, फिर 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। फिर 23 से देखेंगे 23 एक अन्नम 23, एक एक अन्नम 1। ओके, तो 510 क्या 510 के हमारे फैक्टर क्या क्या आए भैया 2 आया, इंटू 3 आया, इंटू 5 आया, इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ओके, 17 इंटू 1। और इसके बाद कितना 92। 92 की यदि बात करें तो 2 की पावर 2 इंटू 2 3 मतलब 23 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, ये दो गुणे मतलब दो सेम संख्या थी तो हम इसे लिख सकते हैं 2 की घात 2 डायरेक्ट, इंटू गुणे 23 इंटू गुणे 1 कर दिए। इसके बाद इसका हम क्या निकालेंगे HCF और क्या निकालेंगे LCM निकालेंगे। ओके, तो बताओ HCF कितना होगा भैया। HCF का मतलब क्या होता है जो गुणनखंड सभी में हो, उसका जो गुणनखंड सभी में तो हो लेकिन उसकी क्या लेंगे न्यूनतम घात लेंगे। बताओ 2 इसमें भी है, ये 2 एक संख्या ये है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसकी 2 की घात 1 है, 2 की घात इसमें 2 है, तो इसकी क्या लेंगे न्यूनतम। जो गुणनखंड सभी में हो 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, इसकी क्या लेंगे न्यूनतम घात लेंगे। न्यूनतम घात मतलब कम से कम, ये अधिकतम घात 2 है, इसमें न्यूनतम घात कितनी है 1 है, तो अर्थात क्या करेंगे इसमें 2 की घात 1 ले लेंगे। ओके, इंटू अब बताओ 3 इसमें 3 इसमें नहीं है, जो गुणनखंड सभी में हो 5 है इसमें 5 नहीं है, 17 इसमें है 17 इसमें नहीं, 23 इसमें 23 है इसमें नहीं है, 1 इसमें है 1 इसमें था तो 1 ले लेंगे। कितना आ गया 2। ओके, ये 2 हमारा क्या आया भैया 2 हमारा HCF आया है। LCM की बात करें तो LCM में सभी अभाज्य गुणनखंड लेंगे लेकिन क्या करेंगे जो सेम संख्या होगी उसके अधिकतम घात लेंगे। मतलब 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, 2 की घात 1 2 की घात 2 2 की घात क्या ले लेंगे 2 लेंगे, इंटू इसके बाद 3 है 3 ले लेंगे, इंटू 5 ले लेंगे, इंटू 23 ले लेंगे। ओके, इंटू क्या लेंगे 17 ले लेंगे। ठीक है भैया, अब इसके बाद इसका आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 15 चौको कितना हो जाएगा 60 गुणते, फिर इसका करवाएंगे तो 17 क्या कर दे 17 51 कर लो, 17 51 की 1 हो जाएगा, फिर 17 दूना 34 34 अब 5 कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। ओके, इसका आपस में मल्टीप्लाई कराओ 6 का नम 6 हो जाएगा, 6 9 54 की 4 आ जाएगा, हासिल आए 5 6 छतरी का 18 18 5 कितना हो जाएगा 23 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 23। ओके, अब फिर एक 0 लगा लेंगे तो 23 460 ये हमारा इसका क्या आ जाएगा LCM आ गया। अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है भैया कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है HCF इंटू LCM होता है। ओके, ये हमारा होता है क्या होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM सिद्ध कर रहा है। लिखेंगे नाउ। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे दो संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे, फिर हम HCF इंटू LCM निकालेंगे। अगर दोनों का गुणनफल बराबर आएगा तो हम नीचे लिख देंगे HCF लिख देंगे अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है HCF इंटू LCM होता है। नाउ दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा भैया दो संख्या 510 और 92। जब 510 में क्या कराएंगे 92 का मल्टीप्लाई करवाओगे। अब बताओ 92 में 51 का गुणा कराओ, फिर एक 0 बढ़ा देना, 1 दूनी 2 हो जाएगा, 1 9 9 हो जाएगा, 5 दूनी 10 की 0, 5 45 से कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा, 2 9 6 4 आ गया, 46 92 आया। अब बताओ 46 92 आया तो ये 510 था ना, तो एक 0 इसमें क्या करा देंगे बढ़ा देंगे, तो कितना बन जाएगा टोटल हमारा बन जाएगा 46 920 बन जाएगा। ओके, ये जो हमारा 510 का 92 में गुणा करवाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा भैया 46 900 कितना हो जाएगा 20 आ जाएगा। इसी प्रकार आप करेंगे, अगर इतना ही हमारा HCF इंटू LCM आ जाएगा तब हम लिख देंगे अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है HCF इंटू LCM होता है। नाउ HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM लिख रहे हैं तो HCF कितना आया भैया 2 आया, कितना आया 2 इंटू LCM कितना आया है 23 460 आया, क्या आया है 23 आया है 460 आया है। इसका आपस में मल्टीप्लाई कराओ 2 2 0 0 2 छंग 12 की कितना हो जाएगा 2 2 चौक 8 1 9 2 3 6 2 2 4। अर्थात देखिए दो संख्याओं का गुणनफल जितना आया है उतने HCF इंटू LCM आया, तो लिखोगे अतः क्या लिखोगे भैया अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू क्या हो जाएगा LCM
LCM, यही हमें क्या करवा रहा था भैया, हमसे सिद्ध करवा रहा था कि सिद्ध करके आप बताइए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो HCF इंटू LCM के क्या होता है, बराबर होता है। तो प्यारे बच्चों, मुझे पूर्ण विश्वास है आपको क्वेश्चन नंबर मतलब फर्स्ट का सेकंड आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब तीसरा नंबर देखेंगे। तीसरा क्या कह रहा है, कह रहा है 336 और 54 कह रहा है। ये सेम क्वेश्चन है। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हम आपको होमवर्क देंगे भाई। फर्स्ट सेकंड बताए हैं, थर्ड वाला जो 336 और 54 का आप क्या करिएगा, सॉल्व करके कमेंट बॉक्स से कमेंट करिएगा। ओके, 100% आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि दो बता दिए हैं आपको, 100% समझ में आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, रब करेंगे। ठीक है भैया, इसको क्या करेंगे, रब करेंगे। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं और 3 का क्या देखेंगे, फर्स्ट देखेंगे पहले क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भैया, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पर देखिए क्या कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, कह रहा भैया अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बताइए कि निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM बताइए। अभी तक HCF इंटू LCM तो निकाल रहे थे, फिर उसी तरह क्वेश्चन थोड़ा घुमा करके हमसे पूछ रहा है, मतलब कि दूसरे टाइप से पूछ रहा है। बस हो गया, बात ये है। हम भी घूम जाएंगे, जब घुमा के पूछेगा तो हम भी घूम जाएंगे, हमें घूमने में क्या रखा हुआ है। तो कह रहा है कि 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM बताइए। 12, 15 और 21। ओके भैया, 12, 15 और 21 की बात कर रहा। तीसरा का क्या भैया, फर्स्ट है, क्या दिया है, 12, 15 और 21। 12, 15 और 21 की बात कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले 12 का फैक्टर करेंगे। तो 12 के करोगे फैक्टर तो क्या आएगा, इसके बाद 15 का करोगे तो क्या आएगा फैक्टर, 21 का करोगे तो फैक्टर क्या आएगा। ठीक है, तो 2 छंगे क्या हो जाएगा, 12, 2 तिहाई 6, 3 एक अन्नम क्या हो जाएगा, 3 एक अन्नम 1 हो, 3 एक अन्नम 3 हो जाएगा। ओके, फिर 1 एक अन्नम क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर 3 पचे 15 हो जाएगा। 5 एक अन्नम क्या हो जाएगा, 5, 1 एक अन्नम क्या आ जाएगा, 1। ओके, 3 सते कितना हो जाएगा, 21, 7 एक अन्नम 7 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इनके हम फैक्टर करेंगे। इसके बाद देखेंगे कि 12 का जो फैक्टर कितना होगा, 15 का फैक्टर कितना होगा और 21 का कितना होगा। 12 का कितना है भैया, 2 इंटू 3 इंटू 1, यही दिया। 2 कितने बार, 2 बार, 3 एक बार, 1 एक बार। इसके बाद इसमें देखेंगे 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 इंटू 1। इसमें देखेंगे 3 इंटू 7 इंटू 1। अब इसमें देखिए भैया, इससे हम क्या लिख सकते हैं, दूसरे टाइप से क्या लिख सकते हैं, गुणा में आधार समान और घात क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं। 3 इंटू 1। इसमें क्या करेंगे, कोई भी सेम संख्या नहीं तो सेम उसी प्रकार उतार देंगे इसको, ये हमारा सेम उसी प्रकार आ जाएगा। ओके, अब बात करेंगे इससे HCF की बात करेंगे, किसकी, HCF की। और क्या बात करेंगे, LCM की। अब ये 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कह रहा था HCF और LCM निकालिए। तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर अभाज्य गुणनखंड कर दिए। अब HCF क्या होगा, LCM क्या होगा, तो हमारा ये जो सूत्र लिखे हुए हैं इसके द्वारा हमारा क्या होगा, या फिर अब गरहित लिखा हुआ है, या फिर क्या है कि एक हमारी क्या है, बात लिखी हुई है। क्या बात लिखी हुई है भैया, कि कि HCF क्या होता है, HCF वो होता है जो गुणनखंड सभी में हो और उसकी क्या ले लेंगे, न्यूनतम घात ले लेंगे। क्या लेंगे, न्यूनतम घात। तो बताओ भैया, इसमें देखो, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं, अर्थात हमारा 2 जो होगा, इसमें 2 है, इसमें दोनों में 2 नहीं, अर्थात 2 हमारा क्या हो गया, HCF हो ही नहीं सकता। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, बात बन गई। लेकिन इसकी क्या लेंगे, न्यूनतम घात लेंगे। इसकी न्यूनतम घात 1, इसकी घात 1, इसकी घात 1, इसकी घात 1, अर्थात न्यूनतम घात क्या, 3 की घात 1 ही है, तो 3 ले लेंगे। ठीक है, 3 घात 1 ले लो, या 3 घात 1 लिखो, या 3 लिखो, बात बराबर है। इसके बाद 5 है, इसमें 5 नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें 7 है, इसमें 7 नहीं, इसमें 7 नहीं है, 1 1 1 तीनों में अर्थात 1 ले लेंगे। तो बताओ HCF कितना आ जाएगा, 3 निकल के आ जाएगा। LCM में क्या करेंगे, सभी अभाज्य गुणनखंड लेंगे, सभी अभाज्य गुणनखंड लेंगे, लेकिन क्या करेंगे, जो सेम संख्या होगी उसमें से अधिकतम घात उसकी लेंगे। बताओ 2 की घात 2 है, ओके, तो ये 2 की घात 2 ले लेंगे, इसमें सभी संख्या ले लेंगे। ओके, तो ये 2 की घात 2 एक संख्या हमारी है, और 3 है, इसमें 3 इसमें 3 इसमें, इसकी अधिकतम घात कितनी है, अधिकतम घात 1 ही है, तो 3 की घात क्या ले लेंगे, 1 लेंगे। और इसके बाद 5 है, 5 ले लेंगे, इंटू 7 है, 7 ले लेंगे, इंटू 1 है, 1 ले लेंगे। इनका आपस में क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। दिख रहा है मिश्रा जी। इसके बाद क्या करेंगे, 2 दूनी 4 3, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 हो जाएगा, और फिर 60 गुणते क्या हो जाएगा, फिर क्या 7 हो जाएगा, तो सक्षम कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, अर्थात 420। ये हमारा क्या होगा, इसका प्यारे बच्चों फाइनल आंसर होगा। मतलब फाइनल आंसर का मतलब क्या होगा कि भैया जो LCM होगा ना, LCM हमारा 420 होगा, और HCF कितना होगा भैया, 3 आएगा। ओके, सवाल वो हमें लग रहा था भैया 420 ही तरह दिख रहा था। ठीक है, और 420 आया भी, आंसर भी है। ठीक है, तो 12, 15 और 21 का कह रहा था अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF निकाल ली, LCM निकाली, हमने निकाल करके आपको दिखा दिया। अब इसके सेकंड क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए भैया, कह रहा है कि 17, 23 और 29, 17, 23 और 29 की बात कर रहा है। क्या कह रहा है भैया, 17, 23 और 29,
17, 23 और 29 कह रहा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बताइए कि इसका HCF कितना होगा, LCM कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भैया, 17 का फैक्टर करेंगे और किसका करेंगे, 23 का फैक्टर करेंगे और किसका करेंगे, 29 का फैक्टर करेंगे। ओके, 17 करेंगे, 17 भाज्य संख्या 17, 17 से करेंगे 1 का नाम 1 हो जाएगा। 23 हमारी भाज्य संख्या 23, 23 का नाम 23 हो जाएगा, 1 का नाम 1 हो जाएगा। ओके, 29 हमारी भाज्य संख्या 29 का नाम 29, 1 का नाम क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो बताइए 17, 23 और 29 इसके फैक्टर क्या है, 17 क्या है, 17 गुणते क्या है भैया, 17 गुणते क्या 1 आया, इसके 23 गुणते कितना आया, 1 आया, इसके बाद 29 का क्या है, 29 गुणते कितना आया, 1 आया। ओके, तो मेन बात समझिए। तो इतना है, मतलब कि हमारा अब इसको दूसरे रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि लिख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि कोई भी संख्या का रिपीटिशन नहीं हुआ है। ओके, तो इसके बाद हम इसका HCF लिखेंगे कितना होगा और हम लिखेंगे LCM कितना होगा, इसका LCM कितना होगा। ठीक है, HCF और LCM हमको क्या करना, बताना है। तो HCF का मतलब क्या होता है, जो गुणनखंड क्या हो, सभी में हो। तो बताओ, इसमें 17 है, 17 नहीं है, 23 है, 23 सब में नहीं है, 19, 29, 29 सब में नहीं है, एक एक सब में, अर्थात HCF कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। LCM की बात करें, सभी अभाज्य गुणनखंड लेंगे, अधिकतम घात लेंगे सेम संख्या की। बताओ, सभी अभाज्य गुणनखंड मतलब क्या लेंगे, 17 लेंगे, गुणे 29 लेंगे, 23 ले लेंगे, 23 गुणते फिर क्या ले लेंगे, 29 ले लेंगे, फिर हमारा 1 1 सब में है तो 1 ले लेंगे। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करा लो, आंसर आ जाएगा। पहले 29 गुणे 23 कराओ, 29 में हम क्या कराएंगे, 23 का गुणा करवाएंगे, तो 3 9 27 के साथ 3 दूनी 6, 6 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 9 18 की 8 हो जाएगा, फिर 2 दूनी 4 1 कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। 7 8 8 16 की 6 576 आ गया। और 67 567 में कितने गुणा करा दोगे भैया, 17 का करा दो। ओके, 17 कराओगे, 7 7 49 की 9 हंसी लाएँ 4, 7 7 6 42, 42 4 कितना 46 की 6 हंसी लाएँ कितना भैया 4, फिर 7 7 पंजे 35, 35 4 कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। ओके, 35 4 कितना हो जाएगा, 39, फिर इंटू 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 9 आ गया, 7 6 13 के 3, 9 6 15, 9 6 15 1 16 और 5 3 8 1 9, मतलब 96 39 कितना है भैया, 96 39। ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका LCM आ जाएगा। क्या आ जाएगा भैया, LCM। ये 96 39 हमारा क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा किसका, 17 23 और 29 का। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा भैया, ये 17 23 और 29 का जब मल्टीप्लाई करवाओगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 96 कितना आ जाएगा, 39 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्यारा बच्चों क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या होगा, सेकेंड सॉल्व होगा। ठीक है, 17 गुणे 23 गुणे 29 करवाएंगे। ठीक है, तो 17 गुणे 23 गुणे 29 में क्या हुआ भैया, 96 39, 96 39 आ रहा है। एक बार फिर से चेक कर लें क्या इसका मल्टीप्लीकेशन, देखिए भैया 29 और क्या है 23, 3 9 27 की 7, 3 दूनी 6, 6 2 8 हो जाएगा। ओके, फिर इसके बाद 2 9 18 की 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 1 5 आ जाएगा, 7 8 8 16 की 6 5 1 6, 667 आ रहा है। 667 में हम कितने गुणा करा दे, 17 का अगर कराएंगे तो 7 7 49 की 9, 7 6 42, 42 4 कितना हो जाएगा, 7 7 7 49 7 6 42, 42 और 4 46 की 6, हाँ 46 की 6 हो जाएगा, हंसी लाएँ 4, फिर 7 6 42, 42 और 4 कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। ओके, फिर 1 7 7, 1 6 6, 1 6 6, 9 आ गया, 7 6 13 के 3, 6 6 12 13 के 3, 6 4 10, 1 कितना हो जाएगा, 11। तो 11 3 3 9 आएगा। कितना आएगा भैया, 11 3 3, इसका कितना आएगा भैया, 11 3 3 9 आएगा, 11 3 3 9। ये हमारा क्या होगा, इसका फाइनल आंसर होगा। थोड़ा मिस्टेक हो गया था मल्टीप्लिकेशन भैया, आपको 100% समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रकार से सेकंड का ये हमारा क्या होगा भैया, सेकंड का हमारा LCM और HCF हो जाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है आपको ये थर्ड के अंतर्गत फर्स्ट और सेकंड पार्ट अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब हमारे पास एक और बच रहा 8 9 और 25, ये भी एकदम आसान है, इसको हम होमवर्क के लिए आपको देंगे। ठीक है, सेम संख्या है भैया, तो जब सेम है तो हम इसके लिए इसको हम क्या करेंगे, आपको होमवर्क के लिए देंगे। क्या करेंगे, होमवर्क के लिए देंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, ये सब क्या कर दे, रब कर दे भैया, जी सर रब कर दी, तो रब किए दे रहे हैं भैया। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 सभी लोग स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 को स्क्रीन पर पढ़िए जब तक क्वेश्चन को। हाँ, तो देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि HCF। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, HCF 306 और 657, 657 का HCF कितना दिया, 9 दिया है। तब कह रहा कि LCM
306 और 657 का भैया बताइए एलसीएम कितना होगा। तो बताओ इसका हमें क्या बताना, एलसीएम बताना था। हमने आपको बताया था, क्या बताया भैया, एक फार्मूला बताया था। क्या बताया था फार्मूला क्या बताया था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है कि नहीं, लिखेंगे चूंकि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है कि नहीं, यही बताए थे। दो संख्याएं कौन कौन सी है, एक तो हमारा 306 भैया है, एक कितनी है 657 है। तो इन दोनों गुणनफल जो होगा, अब बताओ इन किसके बराबर होगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम के। तो एचसीएफ कितना दिया है, ये 306 और 657 का जो एचसीएफ कितना दिया है 9, तो 9 लिख देंगे। ये एलसीएम हमसे क्या कह रहा, पूछ रहा है। तो बताओ 9 इधर आ जाएगा, तो 300 कितना हो जाएगा, 6 गुणते 657 बटा कितना हो जाएगा 9 बराबर कितना हो जाएगा एलसीएम। बताओ ये हमारा काटेंगे 3 से, तो या 9 से काटेंगे, 9 एक अन्नम 9 हो जाएगा, तो 9 3 27 9 चौको 36। ओके, आप क्या करिए भैया इसे, चलिए पहले हम क्या करेंगे, 9 से काटेंगे तो 9 एक अन्नम 9 हो जाएगा, 9 त्रिक कितना हो जाएगा 27, 3 30 9 त्रिक 9 एक अन्नम 9 हो जाएगा, 9 त्रिक 27, 3 इसे दे देंगे 36, 9 चौको 36 हो जाएगा। फिर 34 का इसमें क्या करेंगे, गुणा करा लेंगे, जितना आएगा वही हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो 657 का 657 में 34 का गुणा करवाइए, तो बताओ 4 सत्ते 28 कितना हो जाएगा, 4 सत्ते 28 की 8 हो जाएगा। फिर 4 पंचे 20 की 4 सत्ते 28 की 8, 4 पंचे 20 2 22 हो जाएगा। फिर 4 छंग 24 2 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। 3 सत्ते 21 3 पंचे 15 2 17 की 7 हो जाएगा। 3 छंग 18 1 19 हो जाएगा। 8 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 7 6 13 की 3 हो जाएगा, 9 2 11 12 की 2 हो जाएगा, फिर 1 1 2 हो जाएगा, 22 3 3 8 हो जाएगा। कितना आएगा 22 3 3 कितना हो जाएगा 8 बराबर क्या एलसीएम हो जाएगा। मतलब जो एलसीएम हमारा निकल के आया भैया, एलसीएम कितना निकल के आया 22 3 3 8, ये हमारा क्या होगा भैया, इसका फाइनल क्वेश्चन नंबर 4 का ही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, स्क्रीन पर क्या कह रहा कि जांचिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए भाई ये क्वेश्चन को हम आपको बताने जा रहे हैं। तो इसके पहले सबसे पहले से हम क्या करेंगे, रब करेंगे, जिससे क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है और आराम से आ जाए। इसको हम आपको 2 टाइप से आपको बताएंगे। ठीक है, इससे भी रब कर देंगे। ये क्वेश्चन को हम आपको 2 टाइप से बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ओके, तो चलिए इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन ये कह रहा भैया कि जांचिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या। मतलब कि n क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। प्राकृतिक संख्या कोई भी पावर तुम लगाओ 6 के ऊपर कोई भी घात लगाओ, क्या वो कभी 0 पर समाप्त होगी क्या, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे भैया, चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको हम क्वेश्चन नंबर 6 है कि 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो कितना दिया 6 की पावर n की बात कर रहा है ना, 6 की पावर n। ये इसे हम 2 टाइप से बताएंगे। टाइप 1 हमारा क्या होगा, टाइप 1 में अगर हम मतलब बहुविकल्पी या तो हम करेंगे, ठीक है, लेकिन अगर सॉल्व कर सब्जेक्टिव हुआ तो फिर सॉल्व करेंगे। 6 की पावर n क्या प्राकृतिक संख्या कोई है, तो बताओ 6 की पावर n क्या है, n हमारी कोई प्राकृतिक संख्या है। कह रहा है कि बताइए ये कभी 0 पर समाप्त होगी क्या, देखते हैं। 6 की पावर अगर 1 रखते हैं, अगर 6 की पावर 2 रखते हैं, 6 की पावर 3, 6 की पावर 4 डैश इस प्रकार से अगर इसे सॉल्व करें कभी देखेंगे क्या 0 पर समाप्त होगी क्या कोई संख्या। 6 की पावर 1 का मतलब 6 ही होता, 6 छंग 36, 36 के 216 216 हम 6 का गुणा कराएंगे, 6 छंग 36 की 6 हो जाएगा। फिर बताइए 6 का अन्नम 6 3 9 6 दूनी कितना हो जाएगा 12। अर्थात ये बताइए ये 6 की पावर कोई भी प्राकृतिक संख्या रखते चले जाओ, कभी भी वह 0 पर समाप्त नहीं होगी। दिख रहा है कि नहीं, तो क्या कहेंगे भैया कि 6 की पावर अगर 6 की पावर कोई भी प्राकृतिक संख्या रखते तो कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। अर्थात ये हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्टिव के लिए हो जाएगा। लेकिन अगर सब्जेक्टिव में आता है अथवा में लिखेंगे, अथवा हम कैसे लिख सकते हैं, लिखेंगे देखो कोई भी संख्या 0 पर कभी तभी समाप्त होगी जब क्या होगा, उस संख्या का फैक्टर में उस संख्या का गुणनखंड किया जाए और उसमें क्या 2 और 5 दिखे। अगर 2 और 5 है, संख्या 2 और 5 है, तभी वह 0 पर समाप्त होगी, अदरवाइज 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो क्या लिखोगे, यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में लिखोगे, यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में
यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में संख्या 2 व 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित हो, अनिवार्य रूप से उपस्थित यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में संख्या 2 व 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित हो तो वह 0 पर समाप्त होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, 0 पर समाप्त होगी। जैसे समझिएगा, जैसे में क्या करेंगे, जैसे क्या लिखेंगे, नाउ करके दिखाएंगे हम। नाउ जैसे 6 की पावर n है, इसका फैक्टर क्या होगा, 2/3 6। इसकी हम होल पावर n लगा सकते हैं क्या, बिल्कुल लगा सकते हैं। 6 को 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, इसकी घात 3 लगा दिए। बताइए, लिखेंगे चूंकि 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में संख्या 5 उपस्थित नहीं है, इसलिए 6 की पावर n किसी भी प्राकृत संख्या के लिए 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। ओके, ये हमारा क्या होगा भैया, हेंस प्रूफ होगा। क्या कह रहा था कि भैया बताइए 6 की पावर n किसी भी प्राकृत संख्या के लिए 0 पर समाप्त होगी क्या, मतलब 6 की घात कोई प्राकृत संख्या करो, कभी वो 0 पर समाप्त होगी क्या, नहीं समाप्त होगी। कब समाप्त होगी, यदि इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड करते, इसमें 2 और 5 होता, तो इसका अभाज्य गुणनखंड किया गया 6 का, तो 2/3 6 होता अभाज्य गुणनखंड की नहीं। 6 का अभाज्य गुणनखंड करोगे तो क्या होगा, 2/3 6, 3 1 3, अर्थात 2 और 3 ही होगा। इसकी होल पावर n लगा दिए। बताओ 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में संख्या 5 क्या उपस्थित नहीं है, इसलिए क्या कहेंगे, 6 की पावर n किसी भी प्राकृत संख्या के लिए 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। तो प्यारे बच्चों, मुझे पूर्ण विश्वास आपको कुछ अच्छे से आपको 100% समझ में आया होगा। ठीक है, हमने कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ा जिससे आपको समझ में ना आया हो, तो ये आपको ऑब्जेक्टिव के लिए समझने के लिए बता दिया गया है। बाकी आपको यहाँ से बढ़िया इस तरह सॉल्व करना होगा सवाल को, जब आपको अच्छा नंबर इसमें मिलेगा। ओके, तो इसे क्या करेंगे भैया, रब करेंगे। कितना समय हो गया मिश्रा जी, इसे अब क्या करेंगे, रब करेंगे। हाँ, तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही, और फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर क्या है 6 और क्वेश्चन नंबर 7, उनको हम क्या करेंगे, खत्म करेंगे। ओके, तो प्यारे बच्चों क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 है और 7 नंबर जो है, इसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। नहीं तो यार हम आपको इसमें सोच रहे हैं 6वां बता ही देते, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, इसको हम कल की क्लास में आपको बताते हैं। ठीक है, नहीं वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आपको भी ऊब लगेगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो के साथ और नेक्स्ट लेक्चर के साथ। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे किसी भी क्लास को हम अपलोड करें सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक आए। प्यारे बच्चों, मुझे पूर्ण विश्वास है आपको 100% आपको समझ में आया होगा जो मैंने पढ़ाया अभी तक। प्यारे बच्चों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, लव यू, टेक केयर, बाय बाय प्यारे बच्चों।